घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। वैसे कुछ लोग लखनऊ और योगी से भी सुरताल मिला लेते हैं। पता नहीं इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, लेकिन यूके पहाड़ी ने जो यूसीसी नाम का पहाड़ उठा लिया है वो गिराने ही वाला है कम्युनिस्टों, सेकुलरिस्टों, फेमिनिस्टों और ह्यूमनिस्टों और पता नहीं किस किस के सिर पर। और इंतजार है उस रोने धोने का जिसे यूपी वाले प्यार से RNDI रोना भी कहते हैं। ये रोना धोना तो चलता ही रहेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्या बीजेपी में पहले ही जो कंपटीशन मोदी, योगी और असम के शर्मा जी के बीच चल रहा है सबसे लंबी लकीर खींचने का, उसमें यूके पहाड़ी यानी कि पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो गए हैं क्या? और यदि शामिल हो भी गए हैं तो हमें ये कंपटीशन अच्छा लगा, हम प्रसन्न हुए। सच कहें तो मोगेम्बो खुश हुआ। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। देखने में छोटा न लागे घाव करे गंभीर, यही पंक्तियां याद आती हैं मेरे दोस्तों, जब देश के छोटे से पहाड़ी राज्य ने यूसीसी का बिल पेश करके पहाड़ जैसा बड़ा काम कर दिया। दोस्तों, आज कम से कम मेरे जीवन में या मेरे जैसे लोगों के जीवन का बहुत बड़ा दिन है, जिनके पूरे जीवन का पॉलिटिकल थॉट राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी के चारों तरफ ही बना गया था। पहले दो यानी कि धारा 370 को 5 अगस्त 2019 और राम मंदिर को 22 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्ष्य तक पहुंचा चुके हैं। और अब तीसरा यानी कि यूसीसी के पहाड़ जैसे बड़े काम को उत्तराखंड जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य ने करना शुरू कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा और एक हर्ष का काम है। लग रहा है कि एक और बड़ी लड़ाई हम जीतने की तरफ चल दिए हैं और जीवन का एक बड़ा मिशन पूरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक बात कभी समझ में नहीं आई, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो ही गया था तो हमने आज़ादी के बाद कानूनों को धर्म के आधार पर बनाया ही क्यों? हमने हिंदुओं, मुसलमानों, फलाने ढिमाके के लिए तो कानून बनाए, लेकिन हमने भारतीयों के लिए कानून नहीं बनाए और देश में ऐसे घाव दे दिए जो समय के साथ नासूर में बदलते चले गए। और सबसे बड़ी बात, इन कानूनों को बनाने वाले भी हमारे वही कर्णधार थे जो कि आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे या जिन्हें आज़ादी के आंदोलन में शामिल माना जाता है। लेकिन उनके इन नियमों के चलते, उनकी इन हरकतों के चलते कई बार डाउट होता है कि वो विशुद्ध देशभक्त थे भी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही थे जो अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी को, अपने तौर तरीकों को डिजाइन करते थे। क्या उनके लिए उनके व्यक्तिगत फायदे नुकसान उनके देश के फायदे नुकसान से ज़्यादा बड़े थे? ऐसा नहीं था दोस्तों, वो कोई अनपढ़ लोग थे। कोई लंदन से पढ़ा हुआ था तो कोई भारतीयों में अकेला अंग्रेज था, तो किसी की पढ़ाई लिखाई ही संदेह के दायरे में थी। और तो और कई तो ऐसे थे जो पराक्रम के बजाय सिर्फ और सिर्फ परिक्रमा के दम पर आगे बढ़ रहे थे। और देश के महानतम महात्मा जी, जिन्होंने सत्याग्रह और उपवास को अपनी सही गलत सारी जिदों को मनवाने का हथियार बना लिया था और अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को हमेशा राष्ट्रीय हितों से ऊपर जगह दी थी। मेरे पास दोस्तों ऐसा कोई सबूत नहीं है जो मैं अपने पक्ष में पेश कर सकूं, लेकिन दिमाग में एक डाउट तो क्रिएट होता है, एक भ्रम तो होता ही है कि वे हर बार भारतीय हितों के साथ थे या भारतीय हितों के खिलाफ। दोस्तों, आज जिस राजनीति को हम गंदगी बोलते हुए बड़े हुए हैं, क्या यह गंदगी अभी आई है या कुछ साल पहले आई है या कुछ दशक पहले आई है? नहीं दोस्तों, यह गंदगी उसी जमाने से है जिस जमाने में हमने आज़ादी पाई थी। और यह गंदगी उन लोगों के बीच भी विद्यमान थी जिन लोगों को आज़ादी दिलाने का श्रेय दिया जाता है। दिलाई थी नहीं दिलाई थी यह डिस्कस का विषय हो सकता है, लेकिन श्रेय उन्हें दिया जाता है, इस पर कोई डिस्कस नहीं है। उन्हीं लोगों ने जिन्हें आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने का श्रेय दिया जाता है, उन्हीं की मेहरबानी से वो महानायक जिसे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, जो कि एक सच्चा राष्ट्रवादी था और जिसे पूरे देश का हीरो होना चाहिए था, उन्हीं लोगों की गंदी राजनीति के चलते उस आदमी को सिर्फ एक जाति विशेष का नेता बनाकर रख दिया गया। उसके विरोध के बावजूद 370 को जबरदस्ती संविधान में घुसाया और कानूनों को यूसीसी का अनुसार न बनाकर धर्म के आधार पर बनाया गया। तो दोस्तों, कैसे मान लें कि वो लोग विशुद्ध राजनेता नहीं थे बल्कि सच्चे देशभक्त थे। और आने वाले समय में उनके बच्चों यानी उनके आने वाली पीढ़ी के नेताओं ने माहौल को ऐसा बना दिया कि यदि कोई व्यक्ति 370 के बारे में या यूसीसी के बारे में बात करे तो वह दक्षिणपंथी है, सांप्रदायिक है। मतलब अपने ही लोगों में हीन भावना भी कूट कूट के भरी गई ताकि कोई विरोध की बात ही ना कर सके। मतलब दोस्तों, लिबरल्स, जिन्हें लोग प्यार से लिबरांडो भी कहते हैं, ही सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, जो अपने खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकते और यदि कुछ कहने की हिम्मत करें तो उन्हें झूठे प्रोपेगेंडा शुरू करने में एक पल भी नहीं लेता और सबसे आगे रहते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने में। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि धर्म के आधार पर चार चार शादी भी अलाउ कर दी गई हैं और बिना कोर्ट कचहरी के तलाक वलाक सब जायज़ है।
और इससे न तो नागरिक अधिकारों को, न ही मानवाधिकारों को, न ही महिला अधिकारों को कोई भी प्रॉब्लम हुई, बल्कि लंदन से पढ़े लिखे बैरिस्टर, भारतीय में अकेले अंग्रेज, कम्युनिस्ट, लिब्रांडू, महिला अधिकार रक्षक, ह्यूमनिस्ट, सारे के सारे इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे थे और प्रॉब्लम तो उन्हें कभी थी ही नहीं। और तो और कौन जातबा वाले पत्रकार महोदय को भी कभी कुछ नहीं दिखाई दिया। वैसे भी दिखता भी कैसे, उन्हें तो ये देखने से ही फुर्सत नहीं थी कि बलात्कार पीड़िता किस जाति की है और बलात्कारी किस जाति का है। उनकी जाति के हिसाब से ही रिपोर्टिंग डिजाइन करूंगा मैं अपनी। इस तरह के एटीट्यूड में हमारी मीडिया भी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, हमारे पूजनीय कर्णधारों ने धारा 370 और यूसीसी के ऐसे घाव दिए जिन्हें उनके बच्चों ने नासूर बना दिया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से सोशल मीडिया आ गया और राष्ट्रवादियों को जैसे आवाज ही मिल गई और शुरू हो गया लिब्रांडुओं के एल लगाना। हर उस चीज पर बात होने लगी। बात क्या होने लगी दोस्तों? बात बतंगड़ बकवास सब होने लगा जिन्हें छुपा कर रखा गया था और दुनिया को बताया नहीं गया था। और दिल्ली की गद्दी पर इसी समय आ जाते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और चीज़ों को लगातार बदलने की एक ऐसी कवायद शुरू होती है। देश एक ऐसी दिशा में चल देता है जो हमें बहुत पहले चल देना चाहिए था और चल ही नहीं देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। और शुरू होता है एल लगाने का नहीं, एल उखाड़ने का कार्यक्रम, जो लगातार चल रहा है और तेजी से चल रहा है। खैर दोस्तों, वापस आते हैं यूसीसी पर। दोस्तों, यूके पहाड़ी ने यूसीसी का पहाड़ उठा लिया है और हमें इंतजार है कि यह पहाड़ कितनी जोर से लिब्रांडुओं, कम्युनिस्टों, कांग्रेसियों, शांतिवादियों, मध्यमार्गियों के सिर पर गिरेगा और कितनी जोर से गिरेगा। इन सब चीज़ों के बीच दोस्तों दो ही लाइनें याद आती हैं जो लिखी तो बालाकोट स्ट्राइक के बाद गई थी, लेकिन इस माहौल में भी सटीक बैठती हैं। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। खैर दोस्तों, यूसीसी आ रहा है, आने वाला है और इसके आने का पूरी तरह से इंतजार भी है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूँ और इंतजार मुझे इस मुद्दे पर उस रोने धोने का है जिसे यूपी वाले प्यार से रंडी रोना भी कहते हैं। शुरू होने के बाद मैं इसी टॉपिक पर अगला वीडियो भी लाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।